So, okay, very good morning to all. This is our class number 37 in linear algebra. Okay, so let's start our today's class. I am audible? Okay, so let's start. देखिए, this is a question. If W1, W2 are subspaces of a vector space R4 over R. So W1 और W2 क्या है? ये R4 के subspace है. Spanned by the set S1 and S2 respectively, means S1 is a generating set of W1, S2 is a generating set of W2. Okay, yes. Then we have to find dimension of W1, dimension of W2, dimension of W1 plus W2, and dimension of W1 intersection W2. Okay, yes. So we know that what is the dimension of any subspace? Dimension is nothing but uh, number of elements in a basis, and we know basis is nothing but linearly independent plus generating set. Okay, basis is nothing but linearly independent and generating set. Okay, yes. सो हम जैसे W1 की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि S1 जो है W1 का जनरेटिंग सेट है, तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो S1 में वेक्टर्स गिवन है इनको हम लिख लेते हैं, इनके मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे 1 1 0 1, 1 2 3 0 और 2 3 3 1. हमने बना ली मैट्रिक्स. अब इसको हम चेंज करेंगे रो इक्लॉन फॉर्म में. ठीक है, जैसे हम रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन से वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो इसको जीरो बनाना होगा और इसको जीरो बनाना होगा. देखिए सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट रो लिख दिया एज इट इज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जीरो आ गया, ये वन आ गया, ये थ्री आ गया और ये माइनस का वन आया. फिर इसको जीरो बनाना है तो टू माइनस टू, ये जीरो आएगा, टू माइनस टू, थ्री माइनस टू, ये वन आएगा, थ्री माइनस जीरो थ्री आएगा और वन माइनस का टू, ये माइनस का वन आएगा. ठीक है, अब देख रहे होगे आप थर्ड रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है, इसलिए थर्ड रो तो कंप्लीटली क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी. ठीक है, यस, सॉरी, थर्ड रो इज कंप्लीटली जीरो. तो देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड रो जो है ये एक्चुअल में ओरिजिनल रो है, असली रो यही है. थर्ड रो क्या थी, नकली रो थी, और वो हमें पता चल गया है क्योंकि वो जीरो बन गई है रो इक्लॉन फॉर्म में जब हमने इसको चेंज किया. तो ये जो दो रो है यही लीनियरली इंडिपेंडेंट है और यही एक्चुअल में है ना, यही एक्चुअल में W1 को जनरेट करेगी. ठीक है, तो जनरेटिंग सेट भी यही इन दोनों से बन जाएगा. ठीक है, इन दो से बोलिए या फिर इन दो से, एक ही बात है. ठीक है, तो इसलिए W1 की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ W1 वो कितनी आएगी, 2 आएगी. ठीक है, ये समझा है कि आपको, बताइए मुझे. ओके, अब ऐसे ही W2 की हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं. W2 का जनरेटिंग सेट मुझे S2 गिवन है. ठीक है, तो हम S2 से अभी क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 2 2 है ना, फिर 2 3 2 0 3 5 4 2. ओके, यस. तो जैसे मुझे इसको अगर जीरो बनाना है तो क्या करना होगा, टू माइनस टू करना होगा, 1 2 2 2, टू माइनस टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, टू माइनस टू इज जीरो. थ्री माइनस फोर इज माइनस वन, टू माइनस फोर इज माइनस टू, जीरो माइनस फोर इज माइनस फोर. ऐसे ही थ्री को जीरो बनाना है तो थ्री माइनस थ्री इज जीरो, फाइव माइनस सिक्स इज माइनस वन, फोर माइनस सिक्स माइनस टू, टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स is minus 4. Again you can see second and third row is identical, that's why third row become completely zero. Okay, yes. So see here, these two rows,
first and second, okay, are linearly independent. Third row is a nakli row, okay. Why? Because it become a zero after changing this matrix in the row echelon form, ठीक है. यस, तो रो इक्लोन फॉर्म आपने देखा होगा कि ये जो कंसेप्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार हमने इसको यूज किया है ना. यस, तो दो रो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यही दो रो होगी या ये दो रो जो कि W2 को जनरेट करेंगी, और ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इसलिए डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, कैसे हम W1 प्लस W2 की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए हमने कल क्लास में एक रिजल्ट देखा है, S1 जनरेटिंग सेट है W1 का, और S2 जनरेटिंग सेट है W2 का. तो S1 यूनियन S2 ये जनरेटिंग सेट बन जाता है किसका, W1 यूनियन W2 का, सॉरी W1 प्लस W2 का. ओके, यस, तो ये कल हमने रिजल्ट देखा था, इसी रिजल्ट का यूज करते हैं. तो देखिए S1 जनरेटिंग सेट है W1 का, S2 जनरेटिंग है W2 का, S1 यूनियन S2, S1 यूनियन S2 बोले तो इन दोनों का अगर हमने यूनियन किया तो वो जनरेटिंग सेट बनेगा W1 प्लस W2 का. ठीक है, W1 प्लस W2 का. तो हम इन दोनों को कंबाइन यानी इनका यूनियन करेंगे और उसका फिर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे. लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ऐसा मत करो, ऐसा करना मजदूरी हो जाएगा, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करो. हमने पहले ही देखिए इन तीन रो का यूज करके मैट्रिक्स बनाया था और उसको रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज किया. ऐसे ही इन तीन रो का यूज करके मैट्रिक्स बनाया था और इसको चेंज किया रो इक्लॉन फॉर्म में. तो आप डायरेक्टली इनका यूज करिए, ये जो रो इक्लॉन फॉर्म आ गया ना, इनका यूज करिए. जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिखा 1 1 0 1, फिर 0 1 3 -1, थर्ड रो 0 0 0 0, इसकी फर्स्ट रो क्या है 1 2 2 2, 0 -1 -2 -4, और इसका है 0 0 0 0. ऐसे, ठीक है. नाउ अब इसको अगेन आप क्या करिए, रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर लीजिए. ठीक है, तो देखो 1 1 0 1, फिर देखिए मैं जो है इसको इसके नीचे लिख सकता हूँ बाय इंटरचेंजिंग द रोज. तो मैंने लिखा 1 2 2 2, ठीक है. फिर हमने लिखा 0 1 3 -1, ये रो लिख दी, और फिर हम ये रो लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं ऑपरेशन का यूज करके. और यहाँ पे क्या आएगा, इधर तो सब जीरो रो रहेगी. ठीक है, अब इसको मुझे जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो 1 -1 करना होगा. जैसे देखो 1 1 0 1, 1 -1 किया तो ये 0 आ जाएगा, 2 -1 किया तो ये 1 आएगा, 2 -0 किया तो 2 आएगा, 2 -1 किया तो 1 आएगा. ठीक है, ऐसे ही ये 0 1 3 -1 है, और 0 माइनस का 1 -2 और -4 है. ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं इस 1 की हेल्प से. ओके, तो देखना क्या आएगा 1 1 0 1, फिर 0 1 2 1 0 1 -1 0 3 -2 1, और -1 -1 माइनस का 2. इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये -1 है ना, ये चीज -1, तो ऐड करेंगे हम सेकंड रो के अंदर, तो ये 0 आ जाएगा. और ये -2 + 2 जो भी 0 आएगा, -4 + 1 माइनस का 3 आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया है रो इक्लॉन फॉर्म इस मैट्रिक्स का. इसके नीचे जो भी रहेगा वो 0 रो रहेंगी. अब देखिए इसमें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, आप देख सकते हो देयर आर 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज. तो यही 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो है, मीन्स आप ये कह सकते हो ये और ये, यही 4 है वो. ठीक है, तो यही 4 इंडिपेंडेंट रोज जो होगी वो बेसिस बनेंगी किसका, इस लीनियर सम का W1 और प्लस W2 का. और W1 प्लस W2 की डायमेंशन फिर क्या बन जाएगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये बन जाएगा 4. कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी. ओके, अब एक बात बताना मुझे, अब मुझे फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. इसका एक फॉर्मूला हमने देखा था, एक्चुअल में हमने ये देखा था
डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसी के इक्वल होता है। तो फटाक से मुझे जल्दी से बता दो आप कि इसका आगे क्या है। यही था, ठीक है। बताओ मुझे, जैसे W1 प्लस W2 की डायमेंशन 4 है, W1 की डायमेंशन 2 है और इधर W2 की डायमेंशन 2 है। एक मिनट। ओके, देखिए, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू, ये देखो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और ये 4 जब इधर आएगा तो माइनस का 4 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन कितनी होगी? 0 होगी। ये हमें यहाँ से पता चला है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यस। सो अभी देखिए, हम जैसे इसकी एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसमें देखिए, सब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? W1 एंड W2 आर टू डायमेंशनल। क्या कहा है हमें? W1 W2 कैसे है? टू डायमेंशनल सब स्पेस है R3 के। वी हैव टू शो दैट देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी, सॉरी, इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो। ठीक है, देखिए हमें गिवन है कि W1 और W2, ठीक है, क्या गिवन है हमें? W1 और W2 ये टू डायमेंशनल सब स्पेसेस है R3 के। मींस डायमेंशन ऑफ W1 इज 2, डायमेंशन ऑफ W2 इज 2। ओके, वी हैव टू शो दैट, मुझे ये शो करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर नहीं रह सकता। मींस इसका इंटरसेक्शन सिंगलटन जीरो नहीं आ सकता, ये हमें शो करना है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? तो सपोज हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेन ओनली जीरो वेक्टर। इसमें क्या है? उसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है। ओके, सो अगर इसमें जीरो वेक्टर है, सो वी नो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. This is the formula. So here dimension of W2 is, sorry, W1 is 2, W2 is 2, and what is the dimension of W1 intersection W2? So see here, W1 intersection W2 contain only zero vector. That means the dimension is 0. Okay. So 2 plus 2 become 4. So see here, W1 plus W2 is of dimension 4. हाँ देखिए, ये एक्चुअल में ऐसा है, ये हमारा R3 है और इसमें दो सब स्पेसेस है,
एक है W1, दूसरा है W2। दिस इज W1, दिस इज W2। और ये रहता है ऐसे, W1 प्लस W2 रहता है ऐसे, दिस इज W1 प्लस W2। ठीक है, यस। तो W1 प्लस W2 की डायमेंशन क्या आ गई है, 4 आ गई। अब देखिए, हमें ये बात पता है कि जो W1 प्लस W2 होता है, ये सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का। तो W1 प्लस W2 R3 का सब स्पेस होगा। तो सब स्पेस की जो डायमेंशन होती है हमेशा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से लेस और इक्वल होती है, या तो इक्वल होंगी या फिर उससे लेस होगी। यहाँ तो कुछ अजीब है ना, कुछ अलग ही हो गया है कि सब स्पेस की डायमेंशन 4 है और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है, और वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। यही तो प्रॉब्लम है, वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। हाउ इट इज पॉसिबल? Sub space dimension of subspace is greater than the dimension of vector space. It is not possible. So that's why our assumption, this assumption, W1 intersection W2 contain only zero vector is wrong. Okay, this is wrong. That means W1 intersection W2 is not equal to singleton zero only. Is not equal to singleton zero. Okay? Yes. समझा है क्या, ये बताइए मुझे आप। ठीक। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में क्या बोला है। सेकंड में कहा है कि सपोज W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V such that dimension of W1 is 4, dimension of W2 is 5, and dimension of vector space is 7. Find the possible dimension of W1 intersection W2. देखिए, V is a vector space having dimension 4, and W1 W2 are two subspaces having dimension 4 and 5 respectively. We have to find all possible dimensions of W1 intersection W2. तो इसके लिए हम कल जो एक रिजल्ट देखे थे उसका यूज करेंगे कि हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑलवेज लाइक मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 comma dimension of W2, and which it is always greater than equal to maximum of dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of V comma 0. This is the result. So put the all values of dimension of W1 and W2 here. So see, what is the dimension of W1, which is 4. What is the dimension of W2, which is 5. And here, what is the dimension of W1? 4. W2 is 5. V is 7. Okay. Yes. So dimension of W1 intersection W2 is lesser equal to, what is the minimum number of 4 and 5? Obviously 4. And see here, it is 4 plus 5 become 9, 9 minus 7 become 2, 2 and 0. What is the maximum value of 2 and 0? So it is 2. So dimension of W1 intersection W2 lies between 2 and 4. That means dimension may be 2, maybe 3 and maybe 4. So these three numbers are the possible dimension of W1 intersection W2. I think, are you getting my point? समझाए क्या, बताइए आप मुझे। बाकी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वैसे भी आज कम लोग हैं, 3 ही दिख रहे, बाकी पता नहीं कहाँ गए। नितिक्षा समझा क्या? खुशी? ठीक। सो ओके, चलिए आगे, है ना। इसी में जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ओके। सो सी हियर,
लेट W1 W2 बी सब स्पेसेस ऑफ R3। क्या गिवन है हमें? W1 और W2 दोनों क्या है? R3 के सब स्पेस है। W1 की डायमेंशन 1 है, W2 की डायमेंशन 2 है, और W1 W2 के अंदर कंटेंट नहीं होता है। देखिए क्या बोला है ये, W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2। मीन्स कहानी देखिए कुछ ऐसे है कि जैसे ये R3 हमारा, इसमें W1 W2 दो सब स्पेसेस है। W1 की डायमेंशन 1 है, W2 की डायमेंशन 2 है, और कहा कि W1 जो है वो W2 के अंदर कंटेंट नहीं होता है। मीन्स ये केस नहीं है। जैसे मान लो ये W1 और ये W2, तो ये केस नहीं है, ये कहता है ये स्टेटमेंट। समझ रहे हो क्या आप कि ये ऐसा नहीं होगा? W1 W2 के अंदर कंटेंट नहीं है, ठीक है। फिर कैसा होगा? फिर देखिए ऐसा होगा कि दिस इज अवर R3, ये हमारा वेक्टर स्पेस है, और ये W1 है, और ये W2 है। ऐसे इस टाइप का केस रहा होगा, ठीक है। यस, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है कि R3 जो है ये दोनों का डायरेक्ट सम है, W1 एंड W2 का। अच्छा, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन में हमने क्या क्या देखा था? हमने ये देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ लीनियर सम। सबसे पहले क्या होना चाहिए? लीनियर सम होना चाहिए। और दूसरा ये था कि इसके इंटरसेक्शन में ओनली जीरो वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। लीनियर सम और ओनली जीरो वेक्टर अगर है इंटरसेक्शन के अंदर, तब हम कहेंगे कि ये जो है डायरेक्ट सम है। ओके, यस। तो कैसे इसको शो करेंगे बताइए मुझे। तो हम जैसे अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए जैसे ये इसको देख के W1 इज नॉट प्रॉपरली कंटेन्ड इन W2, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसके इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर रहा होगा, सिर्फ जीरो वेक्टर आएगा। ओके, यहां से हम ये कह सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे जैसे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। यस। अब बताइए डायमेंशन वन, W1 की कितनी है? 1 है। W2 की कितनी है? 2 है। और W1 इंटरसेक्शन W2 की क्या है? इसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है, तो इसकी डायमेंशन जीरो आ जाएगी। ओके, यस। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। 1 प्लस 2 क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये देखिए यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 3। अब हमें ये पता है कि जो लीनियर सम होता है ये हमेशा सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का। अब सब स्पेस की डायमेंशन अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सब स्पेस एक्चुअल में वेक्टर स्पेस ही है, क्योंकि R3 की डायमेंशन कितनी होती है? 3 होती है। यहाँ W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी आ गई? 3 आ गई। तो सब स्पेस की डायमेंशन अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल है, तो वो सब स्पेस एक्चुअल में वेक्टर स्पेस के इक्वल ही होता है। तो देखिए इसको और इसको, इन दोनों को अगर कंबाइन करके आप देखोगे, तो हम कह पाएंगे कि R3 is a direct sum of, is a direct sum of W1 and W2, ये हम कह सकते हैं। समझे क्या बच्चों? बताओ मुझे। ठीक, ओके। सोना नहीं है, जागते रहना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो बी ऑप्शन है ना, बी वाला पॉइंट, फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड द, मैं डायमेंशन तो बता सकता हूँ, है ना, डायमेंशन हम बता सकते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 की, बट बेसिस, इसमें बेसिस भी बोला है ना, तो बेसिस कैसे बताएंगे वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं रहा है, तो मैं इसको क्लियर करके ही आपको बताऊंगा। ओके, डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन बता सकता है कि कोई, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2?
देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, R5 वेक्टर स्पेस है, ठीक है, R5 वेक्टर स्पेस है, और W1 ये सब स्पेस है R5 का, जिसका जनरेटिंग सेट ये गिवन है, इससे ये स्पैन हो रहा है W1, और W2 इससे स्पैन हो रहा है। ओके, ठीक है। मुझे अगर W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, बताइए, बोलो, नितीक्षा है इधर प्रेजेंट, तो बताओ। W1 प्लस W2 ना, हाँ बर, बराबर बराबर है। देखिए ये यहाँ से हम डायमेंशन ऑफ W1 फाइंड आउट कर सकते हैं, यस सर। यहाँ से हम डायमेंशन ऑफ W2 फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। फिर इन दोनों का यूज करके हम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये सीखा है कि अगर S1 W1 का जनरेटिंग सेट हो, S2 W2 का जनरेटिंग सेट हो, तो S1 यूनियन S2 जो होता है वो W1 प्लस W2 का जनरेटिंग सेट होता है। इसलिए इन 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो वेक्टर्स है इनका यूज करके हम W1 प्लस W2 की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो आपने फॉर्मूला भी बताया नितीक्षा ने, उसका यूज करके हम डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल, सिर्फ मुझे बेसिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं बेसिस कैसे बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले ये ए ऑप्शन देखिए, ए में क्या बोला है, फाइंड टू होमोजीनियस सिस्टम whose solution space are W1 and W2 respectively। तो मुझे ऐसा होमोजीनियस सिस्टम चाहिए जिसका सॉल्यूशन स्पेस ये हो, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्या करना, देखो यहाँ पे, देखो ऐसे लिखना, ये जो फर्स्ट वेक्टर इसको कॉलम में लिख देना, 1 -1 -1 -2 और 0। ऐसे सेकेंड वेक्टर को भी कॉलम में लिखना, 1 -2 -2 0 माइनस का 3। ऐसे ही थर्ड वेक्टर को भी लिखना, 1 -1 -2 -2 और 1, लिख दिया, यस। अब एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींचना, और इधर में वेरिएबल लिखना XYZ UV। और अब ये जो लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन के इधर साइड में जो दिख रहा है मैट्रिक्स, इसको चेंज करना किस में, इसको चेंज करना रो इक्विलॉन फॉर्म में। और जो ऑपरेशन इस पे अप्लाई करोगे वो इस वाले कॉलम पे भी आपको अप्लाई करते रहने हैं, ठीक है, यस। फिर लास्ट में जो जीरो रो बन जाएगी, जैसे मान लो थर्ड रो और फोर्थ रो अपनी कंप्लीटली जीरो बन गई ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपने कुछ ऑपरेशन किए और आपको पता चला कि ये जो है, जैसे कि यहाँ पे ये थर्ड वाला एलिमेंट, वो कुछ ऐसे आ गया, x+2y - z+u, और फोर्थ वाला कुछ ऐसे आया, (2x - y+z - v), इस टाइप से कुछ आया सब कुछ। तो आपको क्या करना है, जो जीरो रो के सामने कंपोनेंट लिखे हैं तो उनको जीरो के इक्वल पुट कर देना, ऐसे x+2y - z+u = 0। ऐसे ही इसको भी, (2x - y+z - v = 0)। तो ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस सिस्टम होगी, और इसका जो सॉल्यूशन स्पेस आएगा वो ये आएगा, ठीक है, गारंटी से ये आएगा, यही मेथड होती है। ओके, सेम ऐसा ही W2 के लिए आपको करना पड़ेगा। तो इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया है, और आप खुद इसको ट्राई करोगे और मुझे अगर नहीं आता है तो पूछोगे, ठीक है, यस। चलते हैं आगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले मुझे बताओ बच्चों, समझ रहा है नहीं समझ रहा आप लोगों को? हो गए लगता, मुझे ऐसा लग रहा है, नींद आ रही है सर। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, W1 W2 W3 फॉलोइंग सब स्पेसेस ऑफ R3। W1 एक सब स्पेस है R3 का, W2 is also subspace of R3 and W3 is a subspace of R3। ओके,
यस। सो अब देखिए यहाँ पे, जैसे W1 कैसा सब स्पेस है, W1 में ऐसे थ्री है ना, ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट इक्वल रहता है, ठीक है। यस। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगी, बोलो बच्चों, बताओ जल्दी, डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगी, कितनी आएगी, का आवाज नहीं आ रहा मुझसे, कितनी आएगी डायमेंशन, कितनी आएगी, 2 ना, ठीक है। तो W1 की डायमेंशन होगी 2। कैसे, तो जिस पे हमारी चॉइसेस चलती है उसको काउंट काउंट करना पड़ता है। जैसे ए हमने ली, ए पे हमारी चॉइस चल गई, ठीक है, तो एक चॉइस हमारी यहाँ चली, जैसे हमने ए फिलअप किया तो ऑटोमेटिकली सी भी फिलअप हो जाएगा, क्योंकि ए और सी दोनों इक्वल है। तो सी पे तो मेरी चॉइस नहीं चलेंगी, क्योंकि मेरी ए चॉइस भी ए पे चल रही है। क्या बी पे मेरी चॉइस चलेंगी, यस, बी पे भी अपनी चॉइस चलेंगी, तो दो चॉइसेस चल रही है, इसलिए डायमेंशन इसकी क्या आएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही W2 देखिए, W2 कैसा सब स्पेस है, जहाँ पे ये ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा एलिमेंट का कलेक्शन है जहाँ पे इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगर आपसे पूछे, बताइए W2 की डायमेंशन कितनी, बोलो बच्चों कितनी, W2 की डायमेंशन क्या है प्रेजेंट, हेलो, हाँ, कितनी होगी डायमेंशन, बोलो इसकी, W2 की डायमेंशन कितनी होगी, तो देखिए, ए पे हमारी चॉइस है, बी पे हमारी चॉइस है, लेकिन सी पे मेरी चॉइस नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि मुझे सी ऐसा पुट करना होगा जो इन दोनों के सम का अपोजिट हो। जैसे ए को मैंने 2 पुट किया, बी को 3 पुट किया, तो ये दोनों का सम 5 आ गया। मैं सी को अब कुछ भी पुट नहीं कर सकता हूँ, मुझे माइनस का 5 ही पुट करना पड़ेगा, अपनी मजबूरी है सर, क्योंकि इसका सम भी 0 लाना है ना। तो अपनी चॉइस चल रही है सिर्फ 2 एलिमेंट पे, तो इसलिए इस W2 की डायमेंशन होगी 2, ठीक है। ऐसे ही W3 देखिए क्या है, W3 जो है वो इस टाइप का कलेक्शन है, जिसके फर्स्ट कंपोनेंट 0 है, थर्ड कंपोनेंट कुछ भी हो सकता, ऐसे। तो अब यहाँ पे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W3, W3 की डायमेंशन क्या होगी, बोलो जल्दी आप, 1 होगी, क्योंकि स्पेसिफिक ही इस पे चॉइस चलनी है आपकी, बाकी तो दो तो ऑटोमेटिकली 0 ही लिखे है ना वहाँ पे, तो गिवन ही है 0, तो इसलिए डायमेंशन होगी 1। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट में क्या शो करना है कि जो R3 है, R3 ये W1 और W2 का लीनियर सम है, क्या है, W1 और W2 का लीनियर सम, ओके जी। अच्छा एक बात बताना, अगर मुझे W1 इंटरसेक्शन W2 फाइंड आउट करना पड़ जाए तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इस टाइप इसमें जैसे ऐसे एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लिया हमने कि ए बी सी W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है, ठीक है, यस सर। सो यही एलिमेंट ए बी सी ये W1 में भी बिलोंग करेगा, और साथ में ये W2 में भी बिलोंग करेगा, बराबर सर। सर अगर ये W1 में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ए और सी इक्वल रहेंगे, और अगर ये W2 में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी ये 0 आएगा। सर ये एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से मुझे कौन सी कंडीशन मिलेगी, तो देखिए ए सी के इक्वल है, ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। हम्म, और तीनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ए सी के इक्वल है और तीनों का सम 0 आना चाहिए, तो देखिए जैसे मैंने सी को ए पुट किया, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए 2a, और b इज इक्वल टू 0, यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2a आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। और अब देखिए यहाँ पे, जैसे W1 इंटरसेक्शन W2,
इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे, इसमें है ना a कॉमा b कॉमा c सच दैट वेयर a इज इक्वल टू c एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप से। ठीक है, यस। अब एक बात बताना, a c के इक्वल है, a c के इक्वल है, तो जैसे मैं यहाँ पे ये देखो c के प्लेस पे a लिख सकता हूँ, यस। और b जो है वो -2 के इक्वल है, तो यहाँ हमने -2a के इक्वल है, ये लिख दिया हमने, सच दैट जहाँ पे a क्या रहेगा, कोई रियल नंबर रहेगा। तो इस टाइप से हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसकी डायमेंशन क्या होगी, बताओ मुझे। इसकी डायमेंशन होगी 1। कैसे 1 होगी बच्चों, देखो अगर मैं आपको एक एलिमेंट लिख के बताता हूँ 1 -2 1, तो ये जो सेट है ये एक्चुअल में इसका बेसिस बन जाएगा। कैसे बेसिस बनेगा सर, देखिए एक वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट तो रहेगा ही। और जनरेटिंग है क्या सर, यस बच्चों, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो आप, ए से तो पूरा ये आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी डायमेंशन, इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी, 1, कितनी 1। अब देखिए यहाँ से जैसे हम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 फाइंड आउट करते हैं सर, तो ये सभी को पता है सर, बच्चा बच्चा जानता है सर, है ना, यस। तो ये होता है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, यस। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1, सर W1 की डायमेंशन है 2, W2 की डायमेंशन कितनी, सो W2 की डायमेंशन है 2, और इसके इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी, तो वो है 1। तो सर देखिए बे प्लस बे, 2 बे, 2 बे -1, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर, यस। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना आ गया, 3 आ गया है। अब एक बात बताना, W1 प्लस W2 ये किसके सब स्पेस रहेंगे, बेस सी बात है, R3 के सब स्पेस रहेंगे, क्योंकि देख सकते हो आप वेक्टर स्पेस यहाँ क्या है, R3 है, और W1 W2 क्या है, R3 के सब स्पेस है, इसलिए उसका जो लीनियर सम रहेगा वो भी W3 का सब स्पेस रहेगा। अब सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल आ गई, क्योंकि R3 की डायमेंशन 3 होती है, और यहाँ पे लीनियर सम की डायमेंशन कितनी आ गई, 3 आ गई है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो R3 है सर, ये एक्चुअल में लीनियर सम है W1 और W2 का। ऐसे समझा क्या बच्चों, बताओ मुझे, बोलो बच्चों, कुछ बोल नहीं रहे आजकल, है ना, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं इसमें, छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कितने कंसेप्ट आपको समझा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या R3 W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, क्या R3 W1 और W2 का डायरेक्ट सम है इसी केस के अंदर, ये मेरा क्वेश्चन है सर। क्या है ना, नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, ये यहाँ से नहीं है सर, ये देखो, क्योंकि हमें पता है जब भी डायरेक्ट सम होता है तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन 0 होती है, यहाँ तो 1 है सर। इसका मीनिंग ये है सर कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस केस, R3 इज नॉट अ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। ओके, यस सर, ठीक है। अच्छा सेकंड इसमें क्या बोला है, सेकंड इसमें बोला है सेम वही कहानी कि बताइए R3 जो है वो R2 और R3 का लीनियर सम है। ठीक है, यस। तो वही ऐसा कर सकते हो आप, पहले आप है ना क्या करेंगे, W1 और W2 का इंटरसेक्शन फाइंड, जैसे देखिए यहाँ पे W2 और W3 का इंटरसेक्शन। सो हमने कंसिडर किया कि ये एलिमेंट किसमें बिलोंग करता है, W2 इंटरसेक्शन W3 के अंदर बिलोंग करता है। तो इससे हमें पता चला कि ये एलिमेंट जो होगा वो W2 में बिलोंग करेगा, और साथ में ये एलिमेंट W3 में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, W2 में बिलोंग करेगा और W3 में बिलोंग करेगा। अगर W2 में बिलोंग कर रहा है तो इन कंपोनेंट का सम कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर W3 में बिलोंग कर रहा है तो A की मजबूरी होगी, B की मजबूरी होगी सर कि दोनों को 0 होना पड़ेगा सर।
क्योंकि कंडीशन ही है सर W3 में जाने की। यस सर। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है बच्चों, दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का इंटरसेक्शन, एंड बोले तो इंटरसेक्शन, तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 यहाँ पुट करना, तो सर हमें पता चला कि सी भी 0 आने वाला है। तो बच्चों अब हमें पता चल गया कि ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 0 ही रहेगा सर इंटरसेक्शन के अंदर। बोले तो सर यहाँ से अभी हमें ये समझ में आ गया कि W1 इंटरसेक्शन W2, सॉरी W2 इंटरसेक्शन W3 के अंदर सिर्फ 0 वेक्टर रहेगा सर। क्या बात, सही बात है सर। ठीक। अच्छा सर आप एक बात बताओ, डायमेंशन ऑफ W2 प्लस W3 क्या होगी? तो ये होगी सर डायमेंशन ऑफ W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W3 माइनस डायमेंशन ऑफ W2 इंटरसेक्शन W3। सही बोले सर, सही बोले। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W2? सर W2 की डायमेंशन कितनी है? तो बोलो बच्चों कितनी है? सर 2 है। W3 की डायमेंशन कितनी है? सर 1 है। और इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी है? सर 0 है। तो यहाँ से आ गया 3। अब एक बात बताना मुझे कि जो W2 प्लस W3 रहेगा वो तो सब स्पेस रहेगा ना सर, क्योंकि लीनियर सम है। इट इज अ सब स्पेस ऑफ R3। अब सब स्पेस की डायमेंशन और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन एक जैसी आ गई सर, सेम आ गई, समान आ गई सर। तो यहाँ से आप क्या कहोगे? सर हम कहेंगे कि ये जो समान आने का कारण ये है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। R3 इज इक्वल टू लीनियर W2 प्लस W3। ठीक है सर। सर ठीक है, ये हो गया सर प्रूफ। अब आप मुझे ये बता दीजिए सर, क्या R3 यहाँ पे डायरेक्ट सम होगा सर W2 और W3 का? बोलो बच्चों, क्या ये डायरेक्ट सम होगा? यस सर, होगा सर, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 वेक्टर है सर, और ये लीनियर सम भी है सर, इसलिए डायरेक्ट सम हो जाएगा सर। ठीक है। थर्ड में ऐसे ही बच्चों कुछ कहा है, क्या बोला है थर्ड में? है ना, थर्ड में क्या बोला है सर? शो करिए कि R3 इज ऑल्सो लीनियर सम ऑफ W1 एंड W3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है आप। तो सबसे पहले आप W1 इंटरसेक्शन W3 फाइंड आउट करोगे, वहां से उसकी डायमेंशन मिल जाएंगी इंटरसेक्शन की, फिर फॉर्मूले में पुट करके, है ना, लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W3 का जब डायमेंशन फाइंड आउट करोगे तो वो 3 आ जाएगा, और वहां से हम कह सकते हैं कि वो R3 के इक्वल है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको करना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? कंसीडर द सब स्पेस U and W of R4. Find the basis and dimension of U, V, U, W and W intersection, U intersection W। ठीक है। यस। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन ने ऊपर किया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये सिर्फ R4 के अंदर है, वो R3 के पास अंदर था। ठीक है। जैसे W1 की डायमेंशन कितनी होगी, चलो यहाँ यही बता दो आप लोग फटाक से, जल्दी से बता दो, है ना। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ U? बोलो बच्चों। 3 होगी, करेक्ट। 3 होगी इसकी डायमेंशन, कितनी होगी? 3। क्योंकि देखो, ए को मैं अपने मन से फिल कर सकता हूँ, बी को मैं अपने मन से फिल कर सकता हूँ, सी को मैं अपने मन से फिल कर सकता हूँ, और डी को नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है कि ये जो है 0 आना चाहिए, इसलिए इसकी डायमेंशन होगी 3। ऐसे ही यहाँ पे W2 की डायमेंशन कितनी होगी? सॉरी, W की डायमेंशन कितनी होगी? कितनी होगी? 2 होगी, बिल्कुल करेक्ट। W की डायमेंशन होगी 2, क्योंकि देखिए ए मैं अपने मन से फिल कर सकता हूँ, ऐसे बी को मैं अपने मन से फिल कर सकता हूँ, सी और डी पे मेरी मर्जी नहीं चलने वाली, है ना। अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहेंगे हम सी और डी के लिए, समझ रहे हो ना। तो मर्जी अपनी कहाँ चल रही है ना, ए और बी पे चल रही है, इसलिए डायमेंशन रहेंगी 2, डब्ल्यू की डायमेंशन रहेंगी 2। ओके। यस। ऐसे ही अब डब्ल्यू इंटरसेक्शन W2 की बात कर रहा है, तो पहले आपको क्या करना होगा
इन दोनों का सम लेना पड़ेगा, u प्लस w, लीनियर सम, उसकी डायमेंशन देखनी पड़ेगी वहां, उसके बाद फिर आप इंटरसेक्शन की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कैसे, या दोनों को कंपेयर करके, जैसे ये कंडीशन, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, ऐसे एलिमेंट रहेंगे, नहीं क्या, ऐसे एलिमेंट रहेंगे, तो क्या हो गया, जो दोनों में हो, तो हमें ऐसी कंडीशन देखनी पड़ेगी जो सेटिस्फाई करे दोनों को, है ना। तो एक एलिमेंट जैसे ए बी सी डी हमने ले लिया यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू के अंदर, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों कंडीशंस को कंबाइन करना पड़ेगा, तब हमको जाके एक वही मिलेगा। जैसे देखो b इज इक्वल टू 2c, या 2c के प्लेस हमने b पुट कर दिया इसके अंदर, ये b माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो ये b और b तो कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये भी कंडीशन है कि a और d दोनों कैसे है, सेम है, तो यहाँ से देखिए a 0 रहेगा, d 0 रहेंगे, इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट रहेगा उसके लिए। ओके, यस, और बी सी पे कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगी क्या, यस, यहाँ पे जो बी लिख दिया या फिर यहाँ सी लिखा, तो यहाँ पे कि चलो यहाँ 2c लिख दिया तो इधर b आ जाएगा, क्योंकि b इज इक्वल टू 2c है, और ये भी तो रिस्ट्रिक्शन है कि इनका जो सम है वो 0 आना चाहिए, है ना। तो d तो 0 ही है, b माइनस 2c, b माइनस 2c जो है वो 0 आना चाहिए, नहीं क्या, तो यहाँ फिर इसको माइनस 2c पुट करना पड़ेगा, है ना, माइनस 2c, लेकिन b इज इक्वल टू 2c है। तो इस टाइप से अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल जाके क्या करना है कि इसके लीनियर सम की डायमेंशन फाइंड आउट करना, और फार्मूला यूज करके जो है वो आप फिर इंटरसेक्शन की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी 7 पे। 7 में जैसा हमने ये तो कल कल ही इसको प्रूफ किया है ना, प्रूफ किया हमने कल तो इसको, तो अभी नहीं देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिसेस, वी कैसा वेक्टर स्पेस है, मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है वी, W1 इज सब स्पेस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, W1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन है, W2 जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन है, जो कि सब स्पेस बनते हैं, वी हैव टू फाइंड देयर इंटरसेक्शन एंड लीनियर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक, तो V जो है ये वेक्टर स्पेस है मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, तो इसको आप MNR लिख सकते हो समझने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। n ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स का कलेक्शन है सपोज, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, और W1 क्या है, W1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन, ठीक है, या फिर R मत लिखो, फील्ड लिख दो यहाँ पे, है ना, नहीं तो R लिखेंगे तो C बुरा मान जाएगा, R लिखा तो C बुरा मान जाएगा ना, और इन दोनों को लिखा तो Q बुरा मान जाएगा, क्योंकि ये भी तो फील्ड्स है, इन तीनों में से कोई लिखा तो ZP बुरा मान जाएगा, है ना, तो कोई ना कोई तो बुरा मानेगा ही, इसलिए किसी सबको खुश रखना है तो यहाँ पे F लिख, कि सबका नंबर आएगा, ओके, इस टाइप से। तो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स का कलेक्शन है जो कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। W1 क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन है, और W2 जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन, दोनों क्या फॉर्म करते हैं, दोनों सब स्पेस फॉर्म करते हैं, ओके। मुझे बच्चे बताना है कि इंटरसेक्शन में कौन रहेगा, व्हाट इज द इंटरसेक्शन एंड व्हाट इज द लीनियर। तो देखिए इंटरसेक्शन में ऐसी मैट्रिक्स आएंगी जो अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो, तो ऐसी मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखना हमेशा,
ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होती है, ठीक है। यस, ओके। इसके बाद जैसे जैसे अगर हम एन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसमें इसको 4 ऑर्डर के लिए समझाता हूँ, n इज इक्वल टू 4। तो इस टाइप का ये 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेंगी, है ना? क्या रहेगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, इस टाइप्स। तो ये है 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का कलेक्शन। तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। W1 क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन। अपर ट्रायंगुलर में क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी 0 0 0 0 0 0। और W2 में क्या आएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन आएगा। ए 0 0 0 बी सी 0 0 डी ई एफ 0 डी एच आई जी, इस टाइप। तो ये 4 ऑर्डर और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी? तो जितने एलिमेंट्स है 16 एलिमेंट्स है, इसकी डायमेंशन 16 होगी। इसकी डायमेंशन कितनी? तो देखो कितनी है, 4 3 7 7 और 3 10। इसकी डायमेंशन 10, इसकी भी डायमेंशन 10 ही रहेगी, ठीक है, बराबर। यस। अब एक बात बताओ, अगर आप इस दोनों का इंटरसेक्शन करते हो तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सब जो डायगोनल हो। बोले तो इस टाइप के ए 0 0 0 0 बी 0 0 0 0 सी 0 0 0 0 डी, ठीक है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2? तो ये देख सकते हो, उसमें 4 डायगोनल पे एलिमेंट है, उसकी डायमेंशन 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम हमसे पूछे बताइए W1 प्लस W2 की डायमेंशन इस केस में क्या होगी? तो आप कहोगे डायमेंशन ऑफ W1 जो कि 10 है, डायमेंशन ऑफ W2 जो कि 10 है, और माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 जो कि 4 है, तो ये आ गया 16। देखिए, लीनियर सम जो कि सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 16 है, सब स्पेस की भी डायमेंशन 16 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो M4F है, ये एक्चुअल में किसके इक्वल है? W1 प्लस W2 के इक्वल है, इन दोनों के लीनियर सम के इक्वल, ठीक है, इस टाइप। तो सेम ऐसा यहाँ पे भी आपको करना है, ये शो करना है कि ये n के लिए हो जाएगा, मैंने 4 ऑर्डर के लिए बताया है, ठीक है। जैसे n के लिए आप खुद कर सकते हो, जैसे n ऑर्डर की मैट्रिक्स लोगे तो उसकी डायमेंशन होती है n स्क्वायर, क्योंकि उसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं। W1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन लोगे तो ये आएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी यही डायमेंशन आएंगे, और डायगोनल के लिए n आ जाएगा। दोनों को है ना सॉल्व करना, तो आप पाओगे कि लीनियर सम की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी n स्क्वायर, जो कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए W1 और W2 का लीनियर सम क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट बी ऑलवेज द डायरेक्ट सम। हमें एग्जांपल दीजिए कि लीनियर सम का डायरेक्ट सम होना कोई जरूरी नहीं है। तो उसका यही बेस्ट एग्जांपल है कि देखिए यहाँ पे, जैसे इंटरसेक्शन में आप देख सकते हो, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2। तो इसमें तो सिर्फ जीरो वेक्टर कहा है, इसमें तो नॉन जीरो वेक्टर्स भी आएंगे। इसलिए ये जो लीनियर सम है, ये सिर्फ लीनियर सम ही रहेगा, डायरेक्ट सम नहीं बन सकता। ओके, समझा है क्या? बताइए मुझे। ठीक, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में, 10 में कहा है कि लेट V be the vector space of n by n real matrices, W1 and W2 be the set of n by n real symmetric and schizometric matrices respectively. We have to show that V is the direct sum of W1 and W2, okay.
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे V क्या है, V एक वेक्टर स्पेस है n बाई n रियल मैट्रिक्स का, W1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन है, W1 इज अ कलेक्शन ऑफ n ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक matrices. Okay, and W2 is what? W2 is a collection of n order skew symmetric matrices. Okay, yes. Okay, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि व्हाट अबाउट देयर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में ऐसी मैट्रिक्स बिलोंग करेगी जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो आपको पता होगा ये बात, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। देखते हैं तो ए कौन सी मैट्रिक्स बनती है। तो अगर ए सिमेट्रिक है इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा। तो लेफ्ट साइड इक्वल है इसलिए राइट साइड को क्या कर सकते हैं, राइट साइड को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। यहाँ से माइनस ए जब इधर आएगा तो प्लस ए बनेगा, और ए प्लस ए ट्वाइस ए हो जाएगा, ट्वाइस ए इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ए क्या आ गया, ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। बोले तो अगर ए ऐसा मैट्रिक्स हो जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो ए की मजबूरी होगी कि ए सिर्फ जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें यहाँ से पता चला कि इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर, जीरो मैट्रिक्स ही बिलोंग करेंगी। समझा है क्या बच्चों, बताओ पहले में इतना पार्ट। बोलो बच्चों। हाँ सर, ठीक। अच्छा एक बात बताना सर मुझे। कौन सी बात सर? नहीं, बताओ मुझे आप कि अगर वेक्टर स्पेस है एन ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स का कलेक्शन, तो V की डायमेंशन कितनी होगी? ये पूछने वाली बात तो नहीं है सर, ये एन स्क्वायर होगी। सर W1 की डायमेंशन बता सकते हो क्या? सर सिमेट्री मैट्रिक्स का कलेक्शन है सर, ये सब स्पेस बनाता है सर इस V का, और सिमेट्री मैट्रिक्स पे चॉइसेस चलती है डायगोनल और डायगोनल के ऊपर। तो इसलिए स्पेस की डायमेंशन होंगी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। सर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स से जो सब स्पेस बन रहा है सर, इसकी डायमेंशन बता सकते हैं क्या सर? सर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पे चॉइसेस चलती है सिर्फ डायगोनल के नीचे या फिर डायगोनल के ऊपर। वो एलिमेंट होते हैं n इंटू एन माइनस डिवाइडेड बाई टू। तो W1 की ये डायमेंशन, W2 की ये डायमेंशन। सही कहा सर आपने, बिल्कुल करेक्ट है सर, है ना। यस सर, व्हाट कैन यू से अबाउट द लीनियर सम, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम? सो वी से डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 is equal to dimension of W1, dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. Yes, sir, of course, sir. Sir, what is the dimension of W1? It is n into n plus 1 divided by. What is the dimension of W2? N into n minus 1 divided by 2. And what is the dimension of their intersection? So see here in the intersection, there is only zero vector. That's why there is dimension is zero. Yes. So further solve this. Okay, n into n become n square, n into 1 become n divided by 2, n into n become n square, n into 1 become n divided by 2. See here, this is n square by 2 plus n by 2 plus n square by 2 minus n by 2. So either positive n by 2 and negative n by 2 get cancelled, and half n square and half n square become full n square. So dimension of W1 plus W2 become, here dimension of linear sum is n square, and we know W1 plus W2 is a subspace of what? Subspace of vector space, and वेक्टर स्पेस की सब स्पेस की जो डायमेंशन है वो वेक्टर स्पेस के इक्वल आ गई, क्योंकि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन भी n स्क्वायर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि V जो होगा इट इज लीनियर सम। ओके, एंड व्हाट इज एलिमेंट इन द intersection of W1 and W2? There is only zero vector. So from these two condition we say W1 direct sum of W2 and W1 का direct sum क्या आएगा? V आएगा।
ओके, यस। समझा है क्या, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा है, V be the vector space of all functions from R to R. तो it is a vector space of functions. Okay. W1, W2 denotes the subspace of all even functions and odd functions respectively. W1 क्या है, even functions का कलेक्शन। W2 क्या है, odd functions का कलेक्शन है। मुझे शो करना है कि V जो होगा W1 और W2 का डायरेक्ट सम। What is V? V is the vector space of all functions from R to R. देखिए यही हम आपको बता देते हैं कि V है क्या। V जो है ये फंक्शंस का कलेक्शन है, ऐसे फंक्शन जो R से R पे डिफाइंड है। ठीक है। W1 जो है, ओके, W1 ये इवन फंक्शन का कलेक्शन है। इवन फंक्शन बोले तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स। W2 क्या है, W2 ये ऑड फंक्शंस का कलेक्शन है, f सच दैट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के f ऑफ एक्स। ठीक है, यस सर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट देयर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करे, तो इंटरसेक्शन में ऐसा एलिमेंट बिलोंग करेगा जो W1 में भी होगा और W2 में भी होगा, मीन्स जो इवन भी होगा और जो ऑड भी होगा। तो हमने कंसीडर किया कि एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन भी है और ऑड भी है। चलो पता तो करे कि ये फंक्शन होता कौन सा है। अच्छा बच्चों एक बात बताना, अगर फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। सही बात सर। अगर फंक्शन ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। बिल्कुल सही है सर। सर एक बात बताना, लेफ्ट साइड कैसी है सर, लेफ्ट साइड तो इक्वल है, तो राइट साइड को इक्वल पुट कर दे क्या सर। अच्छा ये कोई पूछने वाली बात तो नहीं है। सर ये माइनस एफ ऑफ एक्स जब इधर आएगा तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बनेगा, और फिर 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सही है सर आपने। तो हमें पता चला कि ऐसा फंक्शन जो इवन और ऑड हो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो फंक्शन होता है सर। बोले तो हमारे लिए जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो आएगा सर। ठीक। सर क्या यहाँ पे v जो होगा, क्या ये लीनियर सम होगा W1 W2 का, जो तो शो करना है ना सर, इट इज अ डायरेक्ट सम। तो लीनियर सम हम कैसे शो करेंगे अब, तो लीनियर सम कब होता है, जब v का हर वेक्टर W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। एक तो ये मेथड होती है, या फिर डायमेंशन वाली मेथड होती है कि सब स्पेस की मींस लीनियर स्पेस, लीनियर सब स्पेस ऑफ W1 W2 की डायमेंशन v के डायमेंशन के इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि इट इज दो बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ओके। और एक सेकंड मेथड होती है कि v का हर वेक्टर, ईच वेक्टर ऑफ v कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर सम ऑफ W1 एंड W वेक्टर ऑफ W1 एंड W2। ओके, यस। तो अब एक बात याद रखना कि संसार के किसी भी फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इवन और ऑड फंक्शन के कलेक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखो इधर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन आधा और आधा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये फंक्शन हमेशा इवन होता है और ये फंक्शन हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। तो इवन और ऑड फंक्शन के केस सम में हम हमेशा किसी भी फंक्शन को लिख सकते हैं, ये बात याद रखना। इसका मतलब कि v क्या होगा, लीनियर सम हो जाएगा W1 और W2 का, और इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर है, इसलिए v क्या बन जाएगा, डायरेक्ट सम बनेगा W1 और W2 का। ओके, इस टाइप से ये था एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद एक कोऑर्डिनेट वेक्टर, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स रह गए इसके अंदर, है ना, एक कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस भी रह गया, तो उसको हम जैसे इवनिंग में बोलिए या फिर कल देख सकते हैं। इवनिंग में अलजेब्रा की कर लेंगे, ग्रुप थ्योरी की। ठीक है, तो है ना, यहाँ पे अब हम स्टॉप करते हैं।